हेलो गाइस, आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पृथ्वी पर आने वाले एक बहुत बड़े डिजास्टर के बारे में, जिसको बोला जाता है सुनामी। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सुनामी आती कैसे है, सुनामी आने के बाद किस किस तरीके से जो विध्वंस होता है वो होता है, और सुनामी जब आती है तो किस तरीके से कोस्टल वेव्स का मूवमेंट होता है, और उसके साथ साथ अभी तक जो सुनामीज आई हैं उन्होंने कितना डिस्ट्रक्शन किया है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न जो दिमाग में आता है वो यही आता है कि सुनामी है क्या। एक्चुअली सुनामी समुद्र के पानी का बहुत तेजी से होने वाला बहाव है, जिसमें पानी बहुत ऊंचाई तक ऊपर उठ करके लंबी लंबी वेव्स बना करके कोस्टल एरिया की तरफ भागता है और कोस्टल एरिया को हिट करता है, और हिट करने के बाद बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जब कई सारी ओशनिक वेव्स, सीरीज ऑफ जायंट वेव्स जो है वो ओशन से निकलती हैं, बहुत सारी ओशनिक वेव, और ऊंचाई लेती हुई लंबी लंबी वेव्स आकर के सरफेस को हिट करती हैं, तो वही होती हैं सुनामीज। अब सुनामीज के उत्पन्न होने के कई सारे कारण हैं, लेकिन दो इसके सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हैं। एक है अर्थक्वेक और दूसरा है वॉल्केनिक इरप्शन अंडर द सी। जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक या भूकंप आता है तो सबसे ज्यादा सुनामीज ओरिजिनेट होती हैं। वॉल्केनिक इरप्शन भी होता है तो ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन इसमें वाटर लेवल जो होगा उतनी ऊंचाई तक नहीं उठता है जितनी ऊंचाई तक अर्थक्वेक के आने से उठता है। तो समुद्र के अंदर आने वाले अर्थक्वेक या इंट्रा मैरीटाइम अर्थक्वेक आर प्राइम रीजन ऑफ सुनामीज। अब ये जो सुनामी वर्ड है, ये जैपनीज वर्ड है। जैपनीज वर्ड सू और नामी से मिल करके सुनामी बना हुआ है। सुनामी में सू का मतलब है पोर्ट, और नामी का मतलब है वेव। तो इसको पोर्ट के किनारे वाली या कोस्टल वेव्स, जो समुद्र जो पोर्ट होते थे जापान में, वहां पर इस तरीके की वेव्स एक्सपीरियंस करी जाती थी, और इसको धीरे धीरे सुनामी नाम दे दिया गया और वही पॉपुलराइज हो गया। तो सुनामी का जो मीनिंग ही होता है वो लिटरल मीनिंग है इसका हार्बर वेव्स। तो ये बात हो गई सुनामी की ओरिजिन की। अब आइए देखते हैं कि इनके ओरिजिन के और भी कौन कौन से रीजन हैं, और कहाँ कहाँ सुनामीज आकर के किस तरीके की डिस्ट्रक्शन मचाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर आप सुनामी की ओरिजिन के रीजंस देख सकते हैं। सबसे पहला रीजन है इंट्रा मैरीटाइम अर्थक्वेक। मैंने पहले ही बताया कि जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक या भूकंप आते हैं तो उससे पानी की लहरें बहुत ऊंची उठ करके कोस्टल एरिया की तरफ बहती हैं, और वही होती हैं सुनामीज के ओरिजिन का रीजन। तो पहला रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इज इंट्रा मैरीटाइम अर्थक्वेक। सेकेंड रीजन क्या है? अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन। फिर उसके बाद कोई भी बहुत जोरदार एक्सप्लोशन अगर पानी के अंदर होता है, कोई भी विध्वंस विस्फोट होता है, तो उससे भी सुनामी आ सकती हैं। अंडर वाटर फॉल्टिंग, पानी के अंदर भ्रंशन होता है, मतलब कहीं से जो सरफेस है ओशंस की वो फटती है अगर, तो उससे भी आ सकता है फॉल्टिंग से। या ग्लेशियर बहुत बड़े बड़े टूट के पानी में गिरते हैं अगर, ग्लेशियल काल्विंग होती है, उससे भी आ सकता है। लैंडस्लाइड होता है तो उससे भी आ सकते हैं। या मिटियोरॉइड, ऊपर से कहीं से कोई मिटियोरॉइड अगर के ओशंस में गिर जाए तो उससे भी सुनामीज आ सकती हैं। बट इन सारे रीजन में ये सारे सेकेंडरी रीजन है। जो आपका इंट्रा मैरीटाइम अर्थक्वेक है ये प्राइमरी रीजन है। सबसे ज्यादा जो सुनामीज आती हूँ इससे आती हैं। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन में कई सारे रीजन मिले कि इनमें से किस रीजन के कारण से सुनामी आती है, और अगर उसमें इंट्रा मैरीटाइम अर्थक्वेक दिया है, तो आप इसको करेक्ट करेंगे सबसे पहले। ओके, अब आइए आगे देखते हैं और कुछ सारी चीजें। तो दोस्तों, मैंने जैसे पहले ही बताया कि जब सुनामीज आती हैं तो वाटर लेवल बहुत तेजी से राइज होता है, और लंबी लंबी लॉन्ग वेव्स बनती हैं और वो कोस्टल एरिया की तरफ भागती हैं। यहाँ पर भी आप वही चीज देख सकते हैं। तो ओपन सीज में जो वेव्स होती हैं उनकी वेलोसिटी 700 से 750, 60, 70 किलोमीटर पर हार के करीब होती है।
तो वेलोसिटी जो होती है ये डिक्रीज होती है लैंडवार्ड, मतलब जब ये पानी बह करके लैंड की तरफ आता है तो वेलोसिटी जो होती है, गति पानी की जो होती है वो डिक्रीज होती है, लेकिन इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, ऊंचाई इनकी इंक्रीज होती है। अब ऊंचाई इंक्रीज होने का रीजन ये है कि जैसे जैसे आप कोस्ट की तरफ आते जाएंगे आप देखेंगे जो नीचे का लैंड होता है ये कैसा होता जाता है, शैलो होता जाता है। तो लैंड शैलो होता जाता है तो उसके कारण से इनका एम्पलीट्यूड जैसे जैसे ये कोस्टल रीजन की तरफ आती हैं वो इंक्रीज होता जाता है। एम्पलीट्यूड का मतलब ऊंचाई, और आने के बाद ये बहुत तेजी से हिट करती हैं, हिट करने के बाद जो भी चीजें कोस्टल एरिया में होती हैं उनको तोड़ फोड़ देती हैं। ठीक है, तो इनकी हाइट जो इंक्रीज होती है उसका मेन रीजन है कि जो सरफेस है, ओशनिक सरफेस, वो सैलो होती जाती है कोस्टल एरिया की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अर्थक्वेक आया यहाँ पर, और इस अर्थक्वेक के कारण से वाइब्रेशन हुए, एर्थ सरफेस में वाइब्रेशन हुए और जो एनर्जी थी वो वाटर में ट्रांसफर हो गई। अब यहाँ पर वेव्स उठी और उठ करके ओशन से कोस्टल एरिया की तरफ भागी और कोस्टल एरिया की तरफ जाते जाते ऊंची हो गई। तो ये है सुनामीज किस तरीके से उठती हैं और चलती हैं। आइए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सुनामी के केस में वर्टिकल मूवमेंट होता है वाटर का, मतलब नीचे से पूरा ऊपर की तरफ ऐसे वेव्स मूव करती हैं और कोस्टल एरिया को हिट करती हैं। तो वर्टिकल मूवमेंट जो है वो ये इसकी एक खासियत है, याद रखिएगा। अब जापान जो है वहां पर सबसे ज्यादा सुनामीज आती हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि जापान आप देखेंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास है। तो 11 मार्च 2004 में होन्शु वहां का आइलैंड है उसके नियर सुनामी आई थी और उसने काफी डिस्ट्रक्शन किया था जापान में। इसी तरीके से जब सुनामीज आती हैं तो अंडर वाटर अर्थक्वेक आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लैंड नीचे से ऊपर की तरफ उठ जाता है जब सुनामीज आती हैं। इंडिया में जो गुजरात का कोस्टल रीजन है, गुजरात का कोस्टल रीजन एक बार 1819 में सुनामी आई थी। तो कोस्टल रीजन मतलब गुजरात के दो कान आप देखेंगे ऐसे हैं इंडिया में, ये गुजरात है। तो यहीं पर जो कच्छ वाला रीजन है यहाँ पर लगभग 24 किलोमीटर की लैंड जमीन से ऊपर उठ गई थी जब इंट्रा मैरीटाइम अर्थक्वेक आया था। तो इस तरीके से इस लैंड को जो ऊपर उठा था उसको अल्लाह बंद रीजन कहा जाता है, और सुनामी के आने से ये सब चीजें भी हो सकती हैं। इसी प्रकार सुनामीज मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत डिस्ट्रक्शन करती हैं जब ये कोस्टल रीजन को हिट करती हैं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव काफी ज्यादा होती है इसमें। तो लिस्बन में एक अर्थक्वेक आया था 1755 में। वहां पर जब अर्थक्वेक आया तो वेव लगभग 12 मीटर हाइट लेकर के कोस्टल रीजन की तरफ बढ़ी, काफी डैमेज किया, और उस डैमेज में 30,000 से लेकर के 60,000 तक लोग मरे। तो सोचिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं सुनामीज। इंडिया ने 26 दिसंबर 2004 में सुनामी एक्सपीरियंस करी थी लास्ट टाइम। और ये जो सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, ये आई थी जब कोलिजन हुआ था इंडियन प्लेट और बर्मीज प्लेट के बीच में। तो इंडियन प्लेट और बर्मीज प्लेट के टकराने से ओशन में अर्थक्वेक आया। कहाँ पर आया, लगभग जो सुमात्रा आइलैंड है उसके आसपास। तो यहाँ पर अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक के कारण से सुनामी वेव्स जनरेट हुई और उसने एक बहुत बड़े एरिया को इम्पैक्ट करा। उसका जो इम्पैक्ट था इंडियन ओशन में पूरे रहा, खासकर बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, और इंडिया के भी जो इधर साइड के ईस्टर्न साइड के स्टेट्स हैं वहां तक पहुंचा। तो जो अर्थक्वेक था उसका मैग्नीट्यूड लगभग 9.3 था। तो इतना हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी आप सोचिए। बहुत सारे रीजन अफेक्टेड हुए थे इससे, तो मेन रीजन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे फुकेत था थाईलैंड का रीजन, मलेशिया था वेस्टर्न मलेशिया, इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड, पौंडीचेरी, तमिलनाडु का नागापट्टनम रीजन जो था ये बहुत ही इम्पैक्ट हुआ था, मालदीव्स थे, ईस्टर्न श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे के सारे इधर वाले स्टेट्स जो भी हैं ये इम्पैक्ट हुए थे इस सुनामी के आने से। तो दोस्तों जब सुनामी इतनी हार्मफुल है, इतनी डेडली है, तो उसके
उसके बारे में जानना और मैनेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब 2004 में सुनामी आई तो बहुत लोगों की नज़र सुनामी पर गई, बहुत सारे कंट्रीज की नज़र सुनामी पर गई, और बहुत ज़्यादा लगातार, मतलब फिर जापान जैसे फेस करता रहता है सुनामी को। हवाई आइलैंड के आसपास सुनामी आते रहते हैं, जब भी आते हैं डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसके लिए वाटर के अंदर जो है वो वार्निंग सिस्टम एक डेवलप किया गया कि जब भी इस तरीके से हाई वेव्स उठें पानी के अंदर तो उसको डिटेक्ट किया जा सके। तो सुनामी वार्निंग सेंटर्स या वार्निंग सिस्टम्स डेवलप किए गए, और सबसे पहला सुनामी वार्निंग सिस्टम जो था वो डेवलप किया गया होनोलुलु आइलैंड, हवाई के आसपास। तो हवाई यूएस का स्टेट है, आपको पता है, नहीं पता है तो याद रखिएगा, आप पता कर लीजिएगा। वैसे ही कनाडा की हेल्प से इंडिया ने 2007 में सुनामी वार्निंग सिस्टम स्टैब्लिश किया बे ऑफ बंगाल में। तो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था ये स्टैब्लिश किया गया, और इससे जो कोस्टल एरिया में लोग हैं, जब भी सी वेव्स राइज होती हैं तो उनको अलर्ट कर दिया जाता है कि भाई यहाँ से पीछे हट लो, नहीं तो जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। तो इस सारी चीज को जो है स्टेब्लिश करने में बहुत बड़ी भूमिका थी इनकॉइस हैदराबाद की। इनकॉइस जो है इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सिचुएटेड कहाँ है, हैदराबाद में। तो ये ओशन से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्चेस करता रहता है। अर्ली सुनामी वार्निंग सिस्टम को डेवलप करने में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो मित्रों, जो सुनामी 2004 में आई उसमें लगभग जो डेटा बताता है 2,30,000 पीपल डेड हुए। तो इसके कारण से इसको डेडलिएस्ट डिजास्टर कहा गया। और जब इसके बाद डिजास्टर को लेकर के एक कॉन्फ्रेंस हुई जो कि ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के रूप में जानी जाती है, 2005 के आसपास हुई थी। तो इसमें 168 नेशंस ने बैठ करके सबसे ज्यादा जो डिबेट किया वो सुनामी के ऊपर किया, और कहा कि भाई ग्लोबल कॉपरेशन से एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करो जिससे सुनामी से होने वाले डिस्ट्रक्शन को कम किया जाए। क्योंकि इसमें जब कोस्टल वेव्स इतनी वेलोसिटी से आती हैं तो किसी को मौका ही नहीं मिलता संभलने का। तो ह्योगो फ्रेमवर्क जो था जापान में हुआ था, इसका प्राइम फोकस सुनामी से होने वाला डिस्ट्रक्शन था, क्योंकि रिसेंटली 2005 में हुआ, 2004 में सुनामीज आई हुई थी। 2017 में, इसमें 1-0 आप खत्म कर लीजिएगा, 2017 में यूएस कांग्रेसनल पैनल ने वोट किया है कि ग्लोबल सुनामी सिस्टम को डेवलप करने के लिए फंडिंग की जाए, जिससे कि सुनामी वेव से होने वाले डैमेज को डिक्रीज किया जा सके। तो इस प्रकार सुनामीज के को लेकर के सारी की सारी गवर्नमेंट कंसर्न्ड हैं। 168 गवर्नमेंट्स तो पूरी तरीके से कंसर्न्ड हैं। इंडिया भी काफी नजदीक है, आप देखेंगे कि प्लेट बाउंड्रीज के, तो प्लेट बाउंड्रीज के पास जो भी कंट्रीज होते हैं वहां पर नॉर्मली अर्थक्वेक या वॉल्केनो आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो सुनामी आने के चांसेस हैं, इनसे बचने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।